नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव तक बिहार और मैं हूं सुबोध सिंह। कोरोना काल में ही बिहार में सियासी रणभेड़ियां बजने लगी है। सभी प्रत्याशी जनता की अदालत में दस्तक देने लगे हैं। बात लालगंज की करें तो लालगंज में भी दर्जनों जो उम्मीदवार है वो दावा अभी तक पेश करते हुए देखे जा रहे हैं। सबका अपना अपना मुद्दा है और सभी का दावा है विकास करेंगे। अभी हमारे साथ साप पार्टी के नेता मिथिलेश कुमार साथी मौजूद है। इनका भी दावा है कि विकास करेंगे, लेकिन हम इन्हीं से जानेंगे कि इनके जो तर्कस में चुनावी तर्कस है उसमें कौन कौन से मुद्दे हैं जो जनता को अपना बनाने में इनका साथ देंगे। मिथिलेश जी, आपके सियासी तर्कस में ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जिससे जनता प्रभावित हो? देखिए, मुद्दों की बात कीजिए तो आज के दौर में लोग हजारों मुद्दा लेकर के आ जाते हैं और कोई कहते हैं कि हम बेरोजगारी मिटा देंगे, कोई कहते हैं कि हम आपका घर पक्का का बना देंगे, कोई कहते हैं कि हम आपके गांव में एक भी फूस का मकान नहीं रहने देंगे। तो ये तो कहने की बात है, लेकिन हम यहाँ के लोगों से गुजारिश करेंगे कि वो वैसे लोगों को चयन करे जिसने ज़मीन पर कुछ काम किया हो और ज़मीन पर कुछ करके दिखाया हो। और एकाएक कोई व्यक्ति आ जाता है करोड़ों का टिकट खरीद करके प्राइवेट लिमिटेड पार्टियों के तरफ से, और आप ब्रांडेड पार्टी के नाम पर उसको वोट दे देते हैं, तो आप वहीं पर ठगे जाते हैं। आपका अधिकार एसी रूम में बैठकर प्राइवेट लिमिटेड पार्टियां दिल्ली और पटना से बैठ कर के आपके अधिकार को बेच देती है, और आप ऐसे लोगों को वोट देने के लिए तत्पर हो जाते हैं जिनको आप पहले कभी देखा भी नहीं होगा अपने क्षेत्र में। तो यहाँ पर गलती हो जाती है। आप अभी वर्तमान में कुछ लोग कह रहे हैं कि हमने गलत उम्मीदवार को चुन दिया, गलत व्यक्ति को विधायक बना दिया। भाई, उसको क्यों आप दोष देते हो? आप कोसो उस पार्टी का जिसने ऐसे गलत व्यक्ति को आपके पास लाया। आपने उस उम्मीदवार को वोट थोड़े दिया था, आपने तो वोट दिया था पार्टी को, पार्टी के नाम पर। फिर वही बात होगी आपके साथ। इस बार उस आदमी को हटा करके नए चेहरा को आपके सामने लाया जाएगा। तो ऐसी पार्टियों को ब्लैकलिस्ट करें, लॉकडाउन करें, और यह देखें कि जो भी उम्मीदवार हमारे बीच आते हैं उनका बैकग्राउंड क्या है, पृष्ठभूमि क्या है, उन्होंने पीछे 2-4 साल से आपके क्षेत्र में ज़मीन पर विकास का कुछ काम करके दिखाए हैं कि यूं ही केवल दावा पेश कर रहे हैं। अगर दावे पर आप जाते हैं तो ये आपका सोच है। मिथिलेश जी, सबसे बड़ा जो अहम मुद्दा ये है कि बहुत लोग आते हैं, बोलते हैं कि मेरा ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, हम आपके बीच में रहे हैं, आपके समाज के हैं, मुझे वोट दे दीजिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल एजेंडा का उठता है। कई नेता के पास विजन की कमी होती है। जैसे कि अब बिहार में भी देखिए कि बाढ़ आया है। बस अपने जो लालगंज विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ भी बाढ़ की समस्या भी है। तो सबसे बड़ा बात है कि नेताजी कहते हैं कि हम बाढ़ का समाधान निकाल देंगे, लेकिन बाढ़ का समाधान कैसे निकले तो ये उनको पता नहीं होता है। यही सोचते सोचते 5 साल बीत जाता है। नहीं, बाढ़ का समाधान ये है राज्य सरकार के अंदर। जब तक राज्य सरकार, उदाहरण है, जैसे मान लीजिए कहीं जल जमाव है या लालगंज की एक और बड़ी समस्या है कि यहाँ के किसान जो है कि साल भर मेहनत करते हैं, और जब उनकी फसलें तैयार हो जाती है तो नीलगाय आता है और नीलगाय आके उनकी फसलें चट कर जाता है। यानी कई सारे इस तरीके कई मुद्दे। हाँ, 1 बाय 1 हम बता रहे हैं। सबसे पहले बाढ़ की समस्या का समाधान की चर्चा हम लोग करते हैं कि कैसे बाढ़ की समस्या को हम समाधान करें। तो ये किसी विधानसभा क्षेत्र के किसी एक उम्मीदवार के बस की बाहर की बात है। ये है प्रदेश सरकार के अंदर की चीज़ है। जब तक पूरे सूबे में जो नदियां हैं, जनता तो विधायक से खोजेगी ना, इसका सवाल जनता सवाल तो विधायक से ही करेगी। सरकार से तो बातें करने से रही जनता। ठीक है, तो यहाँ पर जनता विधायक से कहेगी
लेकिन विधायक जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं, विधायक उस पार्टी को तो कहेंगे। अगर उसी पार्टी की सरकार रही हो, जिस पार्टी के विधायक को आप चुनना चाहते, यानी उनकी जुबान जो है, जो विधायक चुन के जाते हैं उनकी जुबान सिल जाती है अपने नेता को ये समस्या बताने का। हाँ, तो पहले समाधान पर 2 मिनट चर्चा कर लिया जाए कि जितनी भी नदियां हैं बिहार में जिसके अंदर सिल्ट पड़े हुए हैं। चूंकि लालगंज की ही बात करें तो बेहतर है, क्योंकि हाँ, अभी ठीक है। तो लालगंज के जो बाढ़ का पानी है, बाया और गंडक, हाँ, तो ये दोनों दूसरे नदियों से भी रिलेटेड है ना। जब तक इनका पानी दूसरे नदियों से होकर के हम समुद्र में नहीं गिराते हैं प्रॉपरली, या प्रॉपर डैम बना करके इनको हम संरक्षित नहीं करेंगे, तब तक ये समस्या का समाधान संभव नहीं है। अगर विधायक चाहे अपने स्तर पर तो सॉल्व कर सकता है, अगर सरकार मदद नहीं करती है तो विधायक क्या करे कि वो अपने फंड से डैम बनाए, और यदि डैम बनाने में सक्षम नहीं है अपने फंड से तो सरकार के पास इसका बजट बना के दे, और सरकार उसके बाद भी बजट नहीं पास करती है तो वैसे सरकार के खिलाफ जनता जाए। तब सवाल उठता है। और एक के और भी बड़ी समस्या है लालगंज विधानसभा क्षेत्र की, कि लालगंज विधानसभा क्षेत्र में 3 बड़े नगर बाजार है, इसको कहा जाए, नगर तो नहीं कहा जा सकता है, लालगंज, भगवानपुर, सराय। लेकिन और तीनों बाजार की एक बड़ी समस्या है जल जमाव की। थोड़ी सी बारिश हो जाए तो वहाँ पे आ जाना आपका जाने में बहुत तकलीफ होती है। तो इसके लिए तो प्रॉपर ड्रेनेज की ज़रूरत है, और प्लानिंग के साथ तीनों जो बाज़ार हैं इसमें बढ़िया ड्रेनेज बनाया जाए। और मैं दावा करता हूं कि अगर सही ड्रेनेज तैयार कर दिया गया तो जल जमाव की समस्या स्वतः समाप्त हो जाएगी। एक और बड़ी समस्या है कि ऐसा समस्या तो पूरे बिहार में है, लेकिन आपसे लालगंज के विषय में पूछेंगे कि लालगंज के जितने ही बैंक हैं वो किसानों को लोन देने में कतराते हैं। किसी को 10 कट्ठा ज़मीन हो तो उसको भी 50,000, अगर 10 एकड़ ज़मीन हो तो उसको भी 50,000। और सबसे बड़ी बात है कि 50,000 मिलता तब है जबकि 5% 10% कमीशन का खेल चलता है। हाँ, तो इसमें आप किसानों का आरोप। हाँ, किसान जो जागरूक हैं, जो बैंक के नॉर्म को प्रॉपरली जानते हैं, तो वो तो अपना ले ही लेते हैं। जिनके पास प्रॉपर जानकारी नहीं है कि बैंक का क्या क्राइटेरिया है, क्या प्रोसेस है, कैसे पैसा लेना है, तो वैसे किसानों को गुमराह किया जाता है। तो वैसे समाधान कैसे निकले? वैसे किसानों से हमारी गुजारिश है कि जो व्यक्ति जानकार है उनसे सुझाव ले, या उसके प्रोसेस को उसके सुझाव लेने, जब किसान सुझाव लेने जाता है तब कहा जाता है कि नहीं 10% दे दीजिए आपका काम करवा देंगे। नहीं 10% दीजिए कह रहा है तो आप राइट टू इन्फॉर्मेशन में लेटर क्यों नहीं लगाते? सभी किसान के पास इतना वक्त नहीं, इतना जागरूक भी लोग नहीं है, इतना शायद जागरूकता की कमी कहीं ना कहीं है कि आरटीआई सभी लोग फाइल नहीं कर पाते। नहीं आरटीआई फाइल नहीं कर पाते हैं तो अब तो प्रत्येक 10 व्यक्ति या 50 व्यक्ति पर एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सारी जानकारी रखते हैं। जो भी सरकार कानून बनाती है उसके बारे में लगभग 90% प्रोसेस जो है ऑनलाइन कर दिया जाता है। तो आप उसका सारा प्रोसेस को ऑनलाइन क्यों नहीं किसी से उतरवा लेते हैं? नहीं और कहीं जानकारी है तो आप वसुधा केंद्र पर चले जाइए, वहाँ से जानकारी लीजिए। मिथिलेश जी, 2009 में जब परिसीमन हुआ था तो महुआ विधानसभा से 7 पंचायतों को काट के लालगंज में जोड़ा गया था। 21 नंबर जिला परिषद क्षेत्र वैशाली जिला में है, उसको महुआ से काट के लालगंज में जोड़ दिया गया था। लेकिन यहाँ के लोगों का आरोप है कि इन्हें 2M दर्जा का समझा जाता है। इन्हें आज तक जो लालगंज के जो भी प्रतिनिधि हुए हैं अपना नहीं सके इसको। यानी यहाँ के लोग को क्या समस्या है, क्या नहीं, क्या तकलीफ है, कोई पूछने नहीं आता है। यहाँ तक कि वोट मांगने भी एक बार आता है, दोबारा कोई नहीं दर्शन देता है। दोबारा दर्शन नहीं देता है। इसके पीछे मुख्य कारण यह है कि ये लोग कैंडिडेट के पीछे के आचरण को नहीं देखते हैं, समाज सेवी आचरण को खंगालते नहीं हैं, प्राइवेट लिमिटेड पार्टी का ब्रांड देख करके वोट डालते हैं। आपके नज़र में लालगंज की 5 अगर समस्या ढूंढी जाए तो 5 बड़ी समस्या क्या है आपके नज़र में? आपके नज़र में? हाँ, हमारे नज़र में पहली समस्या ये है कि लालगंज को अनुमंडल का दर्जा मिलना चाहिए, और अनुमंडल न होने के कारण यहाँ के लोगों को एक बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। दूसरा कि ये तीनों जो बाज़ार है इसमें जल जमाव की ज़बरदस्त समस्या है।
और ये नीलगाय की भी समस्या है। ये इससे नीलगाय से काफ़ी लोग त्रस्त है। हमने राज्य सरकार को चिट्ठी लिखा था कि आप इन्हें पकड़वा करके और जैविक उद्यान में डलवा दीजिए, और नहीं तो हमको परमिशन दीजिए, हम पकड़ करके जैविक उद्यान में डालते हैं, बशर्ते कि वो एक्सेप्ट कर ले। तो सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। और बेरोजगारी तो समस्या है ही। ये तो बिहार की समस्या है, तो भारत की समस्या है, ये तो आम समस्या हो गई या सभी लोग इससे दो चार होते रहते हैं। यहाँ के जितने भी गवर्नमेंट की मशीनरीज हैं वो प्रॉपरली गवर्नमेंट के अंदर में नहीं है। यहाँ तक कि डीएम भी सही ढंग से मशीनरी को हैंडल करने में काफ़ी विफल रही है, और जो जहाँ बैठा है अपना मनमर्जी से शासन चला रहा है। पब्लिक सर्वेंट है और पब्लिक स्वतः मालिक है। मिथिलेश जी, सुनने में आया है कि जब सरकारें कोरोना काल में फेल हो रही है, जब अस्पताल में लोगों को, बीमार लोगों को अस्पताल में भर्ती करना चाहिए, तब सरकारें कहती है कि नहीं, आप होम क्वारंटाइन हो जाइए, जो कोरोना पॉजिटिव व्यक्तियों भी कहा जाता है। तब सुनने में आया है कि आप एक क्वारंटाइन सेंटर बनवाया है, या आइसोलेशन सेंटर बनाया है। जी, हमने पीएमसीएच का भी दौरा किया और कई बड़े बड़े अस्पताल जो बिहार सरकार का है उसकी जानकारी इकट्ठा की, और पता ये चला कि वहाँ के नर्स और डॉक्टर कोरोना पेशेंट को प्रॉपरली ट्रीट नहीं कर रहे हैं, और दवा तो दूर की बात है, खाने पीने की अभाव में वो लोग पहले से भी ज़्यादा। आपका जो सेंटर है उसमें भी कितने लोग अभी होंगे? उसमें 2 आदमी अभी हैं, उसमें जो स्वेच्छा से आते हैं। यानी कोई भी जो बीमार व्यक्ति है जिसे होम क्वारंटाइन करने के लिए कहा गया, वहाँ जाके रह सकता है? रह सकता है। होम क्वारंटाइन नहीं, होम आइसोलेट। अच्छा, आप अपनी पार्टी के विषय में कुछ बताइए। जैसे आपकी पार्टी मतलब नई मानी जाती है पार्टी, इसके बारे में कुछ विस्तार से बताइए। हमारी पार्टी अभी तो नई है, लेकिन ये 2015 में भी आपके लालगंज विधानसभा में अपना कैंडिडेट खड़ा किया था। और पार्टी का एजेंडा क्या है? पार्टी का मुख्य एजेंडा जो है वो है सामाजिक न्याय। सामाजिक समरसता कायम होना चाहिए। किसी को किसी के प्रति भेदभाव नहीं होना चाहिए, और जनसंख्या पर नियंत्रण करने के लिए सही गाइडलाइन जारी किया जाना चाहिए गवर्नमेंट के तरफ से, और वैसे व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए जो 2 से अधिक बच्चा पैदा करते हों, या जो 2 से कम बच्चा पैदा करते हों, उनको सरकार के तरफ से कुछ विशेष लाभ मिलना चाहिए। तो अभी मिथिलेश कुमार साथी साप पार्टी के नेता है, ये हमारे साथ अभी जुड़े हुए थे। इनका साफ कहना है कि एक एजेंडा होना चाहिए, स्पष्ट सोच होनी चाहिए, और जनता को ऐसे प्रतिनिधि को चुनना चाहिए जो आपके बीच रहे, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड साफ हो और विकास परक हो। इसी तरीक़ा से आप हमारे चैनल को देखते रहिए, और अगर हमारे चैनल को अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आपको मिलता रहे।